साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए, जैसा कि आज दोपहर में ही हमने आपसे कहा था, एमपीपीएससी 2020-2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 6 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। तो अर्थव्यवस्था से किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं और हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी भी देते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपको देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स को लेकर के ज़्यादा परेशान मत होइए, कम से कम आपके 6 से 7 प्रश्न इकोनॉमिक्स के आएंगे। और जो हमने आपको अभी तक प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जैसे कि 5वां प्रैक्टिस सेट है, तो इतने प्रैक्टिस सेट ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए सफिशियंट होगा। इतने में आपकी इकोनॉमिक्स जो है वो सिमट जाएगी, इतने में ही आपकी इकोनॉमिक्स आ जाएगी। अगर आपने इसकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सक्सेस जंक्शन के नाम से आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको इसकी पुरानी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, सारे पुराने वीडियो मिल जाएंगे, सारे वीडियो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास समय अब बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, वाणिज्य फसलों के लिए मूल्य समर्थन को लागू करने की केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है। तो जो भी आपकी फसलें होती हैं उनके लिए मूल्य समर्थन यानी कि एमएसपी जो होता है उसको तय करने वाली नोडल एजेंसी कौन होती है। एनएफईडी, नाबार्ड या फिर ट्राइफेड या फिर एफसीआई, इनमें से कौन सी ऐसी एजेंसी है जो यहाँ पर वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन को लागू करती है। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। सही आंसर ए यानी कि एनएफईडी, जिसे नाफेड कहते हैं, वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन को लागू करने की केंद्रीय नोडल एजेंसी है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर नाफेड का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एनएफईडी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो देखिए, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये नाफेड का फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। तो हिंदी में भी आप नाम याद कर लीजिए, इंग्लिश में भी आप नाम याद कर लीजिए इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इंग्लिश वाला हमने आपको बता दिया, हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। ठीक है, स्थापना कब की गई, तो 2 अक्टूबर 1958 को एनएफईडी की स्थापना की गई। सर कार्य क्या है इसका, तो वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन को लागू करना इसका कार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारत में नोट छपाई निम्नलिखित में कहाँ कहाँ होती है। नासिक, मैसूर, देवास या फिर उपरोक्त सभी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी यानी कि उपरोक्त सभी जगह यहाँ पर जो है नोट की छपाई होती है। तो नोट की छपाई और सिक्के की ढलाई, दोनों बातें आइए हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर होती है। तो देखिए, भारत में 4 मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं। कौन कौन से, मैसूर कर्नाटक, नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश और सालबोनी पश्चिम बंगाल। इन 4 जगह पर नोटों की छपाई होती है। आपके दिमाग में सर होशंगाबाद, तो होशंगाबाद के बारे में भी बताने वाले हैं, परेशान मत होइए। इसके अलावा 4 जगह ऐसी हैं जहां पर सिक्के की ढलाई होती है। ठीक है, जो सिक्के जो अपने कॉइन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कहां कहां पर, तो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नोएडा, इन 4 जगह पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। तो 4 जगह पर नोट छपते हैं, 4 जगह पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। होशंगाबाद की करते हैं, तो होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना 1968 में की गई। कार्य क्या है, तो बैंक नोट के कागजात बनाने की व्यवस्था की गई है होशंगाबाद वाले में। ठीक है, तो कभी भी भूल करके प्रिंटिंग प्रेस मत लगा दीजिएगा होशंगाबाद को। होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल है, याद रखिएगा। 1968 में इसकी स्थापना की गई, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे फैक्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पीडीएस, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पीडीएस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पीडीएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। चलिए आपको फुल फॉर्म भी बताएंगे, सारी जानकारी बताएंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है केरोसिन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी यानी कि ये सारी की सारी वस्तुएं पीडीएस के अंदर आपको प्रदान की जाती हैं। देखिए पीडीएस के बारे में कुछ जानकारी। तो पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम जो है वो पीडीएस का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, जो सरकार के द्वारा सब्सिडी प्राप्त होती हैं। अब जो भी आपको यहाँ पर चीज़ें प्रदान की जाती हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, केरोसिन, चावल हो गया, अगर आप पीडीएस, आपकी पीडीएस की दुकान कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर भी होगी। ठीक है ना, जहाँ पर सब्सिडी पे वस्तुएं मिलती हैं। अगर आपको चावल बाजार में 24 रुपये किलो मिल रहा है
है तो पीडीएस पे आपको वही 2 या 3 रुपए किलो मिल जाता है, ठीक है। और अभी हाल ही में पीडीएस जो 2020 में यहाँ पर मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि जब तक कोरोना टाइम चल रहा है तब तक पीडीएस में फ्री में सबको राशन प्रदान किया जाएगा, यानी कि एक भी रुपया यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। इसलिए जो पीडीएस है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पीडीएस की फुल फॉर्म भी आपको याद रखना, ठीक है। और ये सारी वस्तुएं पीडीएस के अंतर्गत आती हैं, चावल, गेहूं, केरोसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दाल भी इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। देखिए, तो इनमें से कौन सा मिलान सही है, आपको बिल्कुल सही मैचिंग बतानी है, कौन सी मैचिंग बिल्कुल सही की गई है। पीली क्रांति अंडे से संबंधित है, सुनहरी क्रांति तिलहन से संबंधित है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है, या भूरी क्रांति मछली से संबंधित है। बताइए इनमें से कौन सा बिल्कुल सही मैच हुआ है। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि जो गोल क्रांति है वो आलू से संबंधित है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो सर इनका सही भी बता दीजिए। तो तीनों ऑप्शन के साथ में हम सही सही आपको बता देंगे सही सही ऑप्शन इनका क्या होना चाहिए। देखिए, तो पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन से होना चाहिए, ठीक है। सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो फल उत्पादन से होना चाहिए, और जो आपकी भूरी क्रांति है उसका जो संबंध है वो उर्वरक उत्पादन यानी खाद उत्पादन से होना चाहिए। खाद मतलब समझ रहे हैं, जो यूरिया होता है, जो इफ्को के खाद आपके यहाँ आते हैं, ठीक है ना, इनसे इसका संबंध होना चाहिए, उर्वरक से होनी चाहिए। और जो नीली क्रांति है ना, तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से होना चाहिए। ये आपके बिल्कुल सही मैच होंगे। तो समझ लीजिएगा, भूरी क्रांति आपकी उर्वरक से है, सुनहरी क्रांति आपकी फलों से है, पीली क्रांति आपके तिलहन उत्पादन से है, और जो आपकी गोल क्रांति है वो आलू उत्पादन से है। तो सर नीली क्रांति किसके लिए, तो मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति होगी, ठीक है। क्रांति से एक ना एक प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, कई बार बने हुए, इसलिए आपको सारी क्रांतियां आपको याद कर लेनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अभी हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है तो नाबार्ड को बहुत बार यहाँ पर पूछा गया एनटीपीसी के एग्जाम में। तो हो सकता है नाबार्ड से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए आपके आगामी एमपीपीएससी में। 55%, 50%, 99% या फिर 45%। तो कितनी भागीदारी जो है नाबार्ड में भारत सरकार की है। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 99% भागीदारी भारत सरकार की नाबार्ड में है। चलिए नाबार्ड के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। तो सर नाबार्ड का फुल फॉर्म हो गया आपका राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जो है वो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1982 में की गई थी। आरबीआई ने अपने सभी शेयर भारत सरकार को बेच दिए हैं। इस तरह भारत सरकार के पास 99% शेयर हो गए और यह बैंक पूरी तरह से सरकारी बैंक में बदल गया। पहले आरबीआई के अंतर्गत कार्य करता था, ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में आरबीआई ने अपने सारे शेयर जो है भारत सरकार को बेच दिए। तो नाबार्ड जो है पूरी तरह से भारत सरकार के अंतर्गत आ गया। नाबार्ड का काम क्या है, तो जो काम आरबीआई का पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए होता है वही काम नाबार्ड का आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंकों के लिए होता है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उनको रेगुलेट करना, उनके लिए नियम कायदे कानून बनाना, अगर वो कोई गलती करते हैं उन पर चार्ज लगाना, ये काम नाबार्ड का होता है। और सेम यही काम आरबीआई करता है, किसके लिए, पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि आपका एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बीओबी हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो गया, इन सब के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है वो आपकी आरबीआई होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आरबीआई और नाबार्ड में दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि नाबार्ड के वर्तमान में जो प्रमुख कौन है, तो गोविंद चिंतालू जो हैं वो वर्तमान में नाबार्ड के प्रमुख है। ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था। 2005, 2006, 2008 या फिर 2011। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 2006 में भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित हुआ था। परंतु लागू कब से हुआ था, तो 2011 में ये पूरी तरह से भारत में लागू हो पाया था। तो याद रखिएगा, अधिनियम बन कब गया, 2006 में। कौन सा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। लागू कब हुआ, 2011 से पूरे भारत में ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 जो है लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है, यानी कि ऐसा निर्यात जिसे हम देख नहीं सकते उसे हम अदृश्य निर्यात कहते हैं। सीधी सी सिंपल सी परिभाषा अपने दिमाग में रखिए, आपको चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। मछली, यातायात और यात्रा, आभूषण या फिर मसाले। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अदृश्य निर्यात उत्पन्न करती है। सही आंसर की बात करें तो यातायात और यात्रा जो है वो अदृश्य निर्यात उत्पन्न करती है। सर अदृश्य निर्यात क्या होता है, तो देखिए निर्यात क्या होता है, किसी चीज़ को अपने देश से दूसरे देश में भेजना या फिर खुद के पास कोई चीज़ है उसे दूसरे को बेचना, ये निर्यात कहलाता है, ठीक है। तो मछली अपन अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं, ठीक है ना, तो ये भी आपका निर्यात हो गया। आभूषण आप जानते हैं, आप जब किसी को आभूषण बेचते हैं तो वो आपका निर्यात हो जाता है। और ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने होती है, हमको दिखाई देता है कि हम आभूषण अपने हाथ से उठा करके किसी को दे रहे हैं, मछली अपने हाथ से उठाकर किसी को बेच रहे हैं, मसाले अपने हाथ से उठाकर किसी को दे रहे हैं। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे दृश्य निर्यात हो जाते हैं। सर अदृश्य निर्यात क्या होता है, तो यातायात और यात्रा,
अब देखिए, आप कोई यातायात कर रहे हैं, कोई यात्रा कर रहे हैं, उसमें से जो भी आप पैसा किसी को दे रहे हैं, वो बैंक जो भारत सरकार है उसके पास कैसे पहुंच रहा है आपको तो नहीं दिखाई दे रहा है। या फिर अपने यहाँ से कोई जो है यातायात जो भी शिप वगैरह चल रही है, उसका पैसा विदेशों में कैसे जा रहा है आपको तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये आपका अदृश्य निर्यात के अंतर्गत आता है। यातायात और यात्रा जो है वो आपकी अदृश्य निर्यात है, याद रखिएगा। सिंपल सी परिभाषा जो हमने बताई है, अपने दिमाग में रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित है? बड़ी पूंजी उद्योग से, महिला उद्यमियों से, खेती में प्रौद्योगिकी शुरू करने वाले किसानों से, या फिर सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम से? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के जो भी उद्यम है, इनसे संबंधित है उद्यमी हेल्पलाइन योजना। देखिए कुछ जानकारी। तो उद्यमी हेल्पलाइन छोटे और मध्यम आकार के उद्यम से संबंधित है। इसका उद्घाटन 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। तो 2010 में उद्यमी हेल्पलाइन की शुरुआत हुई थी। छोटे और सूक्ष्म मध्यम उद्योगों के जो भी उद्यमी होते हैं, उनके लिए ये योजना चालू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना किससे संबंधित है? अनाज की नई बीज बीज से, अनाज के उत्पादन से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण से, या फिर उपरोक्त सभी से? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण से संबंधित है राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना। तो देखिए, राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है। सर ये कैसे आधुनिकीकरण करते हैं? तो देखिए, पहले आप जाया करते थे तो अपना कागज वाला राशन कार्ड ले जाया करते थे, उस पर वो अपने हैंड राइटिंग में लिख देते थे कि भाई इतना इतना अनाज जो है हमने इनको दे दिया है। अब क्या हो रहा है पीडीएस में, अब अगर आप अपने गाँव पर जा रहे हैं, पीडीएस में जो भी आपका वहाँ पर जो भी वहाँ पर ठेकेदार है या फिर जो भी होते हैं वहाँ पर देने वाले, उनके पास में एक मशीन रखी हुई होती है। उस मशीन पर आपका अंगूठा लगाया जाता है, आपका बायोमेट्रिक किया जाता है। उसके बाद में सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ऑनलाइन अपने अपने आप जो है आपको प्रदान कर दी जाती हैं। ठीक है, तो इसका आधुनिकीकरण किया गया। तो वो आधुनिकीकरण किस योजना के तहत किया गया? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना के अंतर्गत इसका आधुनिकीकरण कर दिया गया है। आधार कार्ड से सारी चीज़ों को जोड़ दिया गया है। अपना आधार नंबर बताइए, बायोमेट्रिक करवाइए और जाइए अनाज लेकर के आ जाइए। ठीक है, तो ये इसका आधुनिकीकरण किया गया है। तो राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना पीडीएस के आधुनिकीकरण से संबंधित है, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। सिंपल सिंपल प्रश्न बहुत ही कम आते हैं अब एग्जाम में, कुछ घुमाने वाले प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न जो है ना, वो आपको दूसरों से अलग करेंगे। इन प्रश्नों को कर करके आप आगे बढ़ेंगे। देखिए 65, 60, 65 नंबर हर कोई ले लेता है। कॉम्पिटिशन 10 प्रश्नों में होता है और वे 10 प्रश्न ऐसे ही होते हैं जो सिलेक्शन दिलाए जाते हैं। आरटीपी, आरटीपी जिसे रिजर्व ट्रेंच स्थिति कहते हैं, यह एक शब्द है। निम्नलिखित में से इसका संबंध किससे है, यह आपसे पूछा जा रहा है। किस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है? किसका? आरटीपी का, जिसे रिजर्व ट्रेंच स्थिति कहते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका से संबंधित है, वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष से संबंधित है? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष से संबंधित है आरटीपी, जिसे रिजर्व ट्रेंच स्थिति कहते हैं। तो किसी सदस्य के कोटा और आईएमएफ की मुद्रा के होल्डिंग के बीच के अंतर को एक देश की रिजर्व ट्रेंच स्थिति कहते हैं। यानी कि आईएमएफ में आपकी कितनी शेयर है और आपको कितना कोटा दिया गया, यानी कितनी सब्सिडी दी गई है, तो उसका जो भी अंतर होता है वो यहाँ पर आरटीपी कहलाता है। आरटीपी यानी कि रिजर्व ट्रेंच स्थिति जो होती है वो आरटीपी कहलाती है। और यही स्थिति एक देश को यह दर्शाती है कि उस देश की स्थिति क्या है, मौद्रिक कोष में उसकी स्थिति क्या है, उसकी जो इकोनॉमिकल पावर क्या है, वो आरटीपी से पता चल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा किस मुद्रा का है? यूएस डॉलर, भारतीय रुपया, जापानी येन, या फिर यूरो? यानी कि भारत अगर विदेशों से ऋण ले रहा है तो सबसे ज़्यादा किस मुद्रा में ऋण लिया जाता है भारत के द्वारा? आइए आंसर देखते हैं। आपको पता ही होगा, सही आंसर ए, यानी कि यूएस डॉलर में सबसे ज़्यादा भारत जो है ऋण लेता है। किसी भी देश से जो भी ऋण लेता है तो यूएस डॉलर में ही लेता है। वर्ल्ड बैंक से भी अगर उधार ले रहा है तो यूएस डॉलर में ही ले रहा है। ठीक है, और जो आपकी आईएमएफ से भी अगर उधार ले रहा है तो यूएस डॉलर में ही उधार मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय केसर मिशन, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नेशनल कैश क्रॉप प्रोग्राम के अंतर्गत। आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर सी, यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय केसर मिशन की शुरुआत की गई थी। देखिए कुछ जानकारी। तो देखिए, राष्ट्रीय केसर मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत केसर के विकास के लिए लॉन्च किया गया था। तो केसर के विकास के लिए राष्ट्रीय केसर मिशन लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। तो जो भी आपके जम्मू कश्मीर में जो भी केसर के उत्पादन होता है, उस उत्पादन को लेकर के ये योजना चालू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है, यानी कि मंथली, इनमें से कौन सा डेटा जो है वो मंथली जारी किया जाता है? सीपीआई, आईआईपी, डब्ल्यूपीआई या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी यानी कि उपरोक्त सभी। सीपीआई, आईआईपी और डब्ल्यूपीआई ये तीनों जो हैं वो मासिक रूप से जारी किए जाते हैं। अब इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। आइए देखते हैं। तो उपरोक्त सभी डेटा मासिक रूप से जारी किए जाते हैं। चलिए डब्ल्यूपीआई की बात करते हैं। तो डब्ल्यूपीआई का अर्थ है थोक मूल्य सूचकांक, यानी कि आपका होल प्राइस इंडेक्स, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया। सीपीआई की बात करते हैं तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कई बार सुना भी होगा आपने, एडवर्टीजमेंट भी आता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो इसका इंग्लिश में हो जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका इंग्लिश हो जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आपका आईआईपी होता है, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स जो है वो आपका आईआईपी का फुल फॉर्म हो जाता है। तीनों फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर प्रश्न पसंद आ रहे हो, समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, प्रश्नों का लेवल अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। देखिए, निम्न में से किसके द्वारा म्यूचुअल फंड को विनियमित किया जाता है? म्यूचुअल फंड के बारे में रोज आप सुनते रहेंगे, म्यूचुअल फंड ऐसा है, म्यूचुअल फंड वैसा है, ठीक है ना, इसमें निवेश कीजिए और जाने क्या क्या होता रहता है, ठीक है। तो लेकिन उसको विनियमित किसके द्वारा किया जाता है? कौन इसको रेगुलेट करता है? आरबीआई, सेबी, एसबीआई या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देख लेते हैं। देखिए, इसका आंसर क्या है? सही आंसर बी, यानी कि सेबी के द्वारा जो है म्यूचुअल फंड को विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। चलिए सेबी की फुल फॉर्म देख लेते हैं और उसकी जानकारी आपको बताते हैं कब स्थापना की गई। तो सेबी की बात करते हैं तो भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड जो है वो सेबी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। भारत में म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है कौन? सेबी, ठीक है। उसके बाद इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? यानी कि भारत में जो भी समुद्री उत्पाद होते हैं, जैसे कि आपका मछली उत्पादन हो गया, ठीक है, और जो आपका मोती का होता है, मोतियों का भी उत्पादन होता है, वो भी आपका यहीं पर ही होता है, ठीक है, समुद्र के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो भारत का व्यापार होता है समुद्रों वाला, वो किस देश के साथ में होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। यूएसए, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस या फिर जापान? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ में जो है भारत का सबसे ज़्यादा समुद्री उत्पादों का व्यापार होता है। यानी कि जो मछली उत्पादन है, सबसे ज़्यादा मछलियाँ कहाँ पर बेची जाती हैं? तो यूरोपियन यूनियन को भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा मछलियाँ बेची जाती हैं। जो भी समुद्री उत्पाद हैं, सबसे ज़्यादा हम यूरोपियन यूनियन को बेचते हैं और वहाँ से सबसे ज़्यादा हमें इनकम होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के तहत बंद हो गया है? फेरा, फेमा, एफआरबीएमए या फिर एएस एपीएसपीए? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि फेमा के तहत हवाला लेन देन भारत में बंद कर दिया गया है। अब ये हवाला क्या होता है बताते हैं आपको। देखिए, तो फेमा, फेमा की फुल फॉर्म देख लीजिएगा। फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट फेमा का फुल फॉर्म होता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम इसका हिंदी में नाम होता है, के अंतर्गत भारत में हवाला लेन देन बंद है। यह अधिनियम 29 दिसंबर 1999 को बनाया गया था। कौन सा? फेमा एक्ट। अब देखिए क्या होता है, हवाला क्या होता है। जैसे कि आप कहीं पर आप एनआरआई हैं, एनआरआई का मतलब हो गया कि नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, यानी कि आप भारत में रहते थे, आप विदेश में चले गए, नौकरी कर रहे हैं, पैसा घर पर भेजते हैं। अब अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू पैसा भेजते हैं तो गवर्नमेंट उसमें से कुछ अपना परसेंटेज डिडक्ट करती है आपके डॉलर का, उसके बाद भारतीय रुपए में उसको चेंज करती है और आपके परिजनों को दे देती है, ठीक है। अब क्या होता है, इसी का फायदा उठाते हैं कौन? हवाला वाले। हवाला वाले क्या कहते हैं? हवाला वाले कहते हैं भाई एक काम करो, आप जो पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हो ना, वो पैसा मुझे दो। मान लीजिए गवर्नमेंट आपके पैसे से 10% अपना हिस्सा काटती ना, तो हम केवल 2% आपसे लेंगे और आपका पैसा रुपए में कन्वर्ट करके आपके घर वालों को दे देंगे। तो इसी को हवाला कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही भारत को पता चला कि कुछ लोग यहाँ पर हवाला कर रहे हैं, तो इस एक एक्ट लाया गया। कब एक्ट लाया गया? 29 दिसंबर 1999 को एक एक्ट बनाया गया कि जो है फेमा एक्ट है, जिसके अंतर्गत अगर हवाला करते हुए पकड़ा जाता है तो 10 साल की उम्र के 10 साल की जो है कैद यहाँ पर हो सकती है। तो फेमा एक्ट को याद रखिएगा, हवाला से संबंधित है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। उम्मीद करते हैं हवाला आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर बनाया गया? इसको SEZ कहते हैं। SEZ का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। भोपाल, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि इंदौर में भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था। देखिए, तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमिकल कैपिटल इंदौर में भारत का पहला स्पेशल अरे यार क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है बनाया गया था, ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलता रहता है। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा ग्राम अनाज बैंक योजना यहाँ पर नियंत्रित की जा रही, कार्यान्वित की जा रही है। देखिए, तो ग्राम अनाज बैंक योजना कब शुरू की गई? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 1997 में ग्राम अनाज बैंक योजना की शुरुआत की गई थी। इसका संचालन ग्राम अनाज बैंक संस्था द्वारा ही किया जाता है। एक संस्था बना दी गई, ग्राम बैंक अनाज संस्था बना दी गई, लेकिन इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसका रेगुलेट जो है वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन से उत्पन्न आय को निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? अब आपको खुद बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। पर्यटन से उत्पन्न आय को निम्नलिखित में से किस में रखा जा सकता है? अदृश्य निर्यात, दृश्य निर्यात, दृश्य आयात या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि अदृश्य निर्यात। कैसे, आइए बताते हैं। तो पर्यटन से उत्पन्न आय को अदृश्य निर्यात में रखा जाता है। कैसे, देख लीजिए। आप मान लीजिए ग्वालियर फोर्ट घूमने गए, ठीक है। आपने टिकट कटाया, आपने पैसे दिए, आप घूमने चले गए, ठीक है। अब उन पैसों का क्या हुआ, सरकार के पास कैसे पहुंचे, कब पहुंचे, पहुंचे भी कि नहीं पहुंचे, कितने कट हुए, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको नहीं दिखाई देता है। तो ये एक तरह का अदृश्य निर्यात हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अदृश्य और दृश्य निर्यात इससे पहले भी हम आपको समझा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या कितने से अधिक होनी चाहिए? 500 से, 1000 से, 5000 से या फिर 10,000 से? आइए देखते हैं आंसर इसका। सही आंसर ए यानी कि 500 से अधिक जनसंख्या होगी तभी जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने की योजना है। यह सन 2000 में चालू की गई थी उस गांव में, और ये उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या 500 से अधिक होती है। तभी आपके यहाँ जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की जाएगी और गाँव में जो है सड़कें बनती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के। प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बूस्टर का काम करता है और हम नए नए यहाँ पर इनिशिएट लॉन्च करते रहते हैं। बाकी आपको बता दें, रोज़ सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं। आगामी जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे NTPC हो या फिर आपका MPPSC 2021 हो जो कि आपका नवंबर में होगा। MPPSC के बाद में आपकी बात करते हैं मध्य प्रदेश पटवारी, MPSI, MP पुलिस, सबके लिए अभी से ही आपको करंट अफेयर का डेली डोज सुबह 7:30 बजे वाला लेकर के चलना है, क्योंकि आपका यूनिट 8 साथ ही साथ में क्लियर होता चलेगा। जिसमें हम क्या क्या कराते हैं, तो डेली करंट अफेयर कराते हैं 10 प्रश्न, MP करंट के 5 प्रश्नों को हम कवर करते हैं, स्टैटिक GK के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं और एक अवार्ड का डेली डिस्कस करते हैं। एक अवार्ड को भी हम डेली डिस्कस करते हैं, याद रखिएगा। अवार्ड आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जबकि आज हमने यहाँ पर जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसको पूरा फुल डिस्कस किया है, उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा। एक प्रश्न वहाँ से आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, ठीक है। तो ये वीडियो जैसे ही खत्म हो सीधे आप जाइए करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। जल्द ही मिलते हैं सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।